स्टडी भी है और एग्जाम भी है और जिंदगी भी है। तीन चीजों को लेकर के आज की बात करेंगे। हमारी स्टडी के बारे में, यानी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो, एग्जाम के बारे में, यानी कि एग्जाम की तैयारी जो हम कर रहे हैं। स्टडी और एग्जाम की तैयारी में थोड़ा सा अंतर है। एग्जाम के हिसाब से जब आते हैं तो थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलना पड़ता है और उसको अलग तरीके से रणनीति के साथ की जाती है। और जिंदगी के बारे में भी, पर्सपेक्टिव को लेकर के। तो इन तीनों चीजों को हम लोग आज जोड़ेंगे। और इसके बीच में एक चीज आती है जो आप लोगों ने देखी होगी, उसको कहेंगे एक तरह का रैंडमाइजेशन। रैंडम शब्द आपने देखा होगा। आप लोग देखते होंगे, मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से शुरू करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को जब प्रेसिडेंस बनाया जाता है या जो साइटेशन बनते हैं वो नजीर कहलाते हैं। हिंदी में, उर्दू में उसको एक तरह से नजीर कहते हैं कि वो नजीर बना है, साइटेशन बना है, प्रेसिडेंस है, पूर्व निर्णय, प्री जजमेंट्स। अगर आप इनको देखेंगे तो क्या ये रैंडम नहीं है पूरी भारत की जनसंख्या में? क्या ये जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जिसको आप पढ़ रहे हो, क्या ऐसा एकमात्र घटना हुई थी या यही एक घटना थी? ऐसी हजारों घटनाएं होंगी, एक पकड़ में आई, एक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और उस एक के ऊपर निर्णय दिया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। कई व्यक्ति भ्रष्टाचार में जब पकड़ा जाते हैं तो आपने देखा होगा वो जिंदगी भर भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन एक केस हो गया उनके अगेंस्ट। उन्होंने हजारों लोगों से पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए। एक आदमी ने रिकॉर्डिंग कर ली कि ये पैसे मांग रहा है और वो बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तक पहुंच गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया और वो जेल गया। ऐसे अपराधी जो है हजारों अपराध करते हैं और किसी एक अपराध में पकड़े जाते हैं। ऐसे जिंदगी में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है जिसमें कई बार वो घटनाएं रिपीट होती है। हाथरस की घटना हो या और कोई इंसिडेंट हो, तो क्या वो एकमात्र इंसिडेंट है जो पुलिस ने नहीं लिखा है या एफआईआर नहीं लिखी है और भगा दिया है या गलत लिखा है या आरोपियों को छोड़ दिया है? ये क्या एकमात्र घटना है? ये कोई एक घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, रोज कहीं न कहीं होती है। आप जो न्यूज में प्राइम टाइम में देखते हो या हेडलाइंस में देखते हो, वो कोई एकाध चीज होती है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अंदाज। अंदाज से, आप घर में जो अंदाज शब्द यूज करते हो कि अंदाज से ऐसा किया गया। आप कहोगे ये मार्केट में जा रहे हैं, इसका क्या करें? बोले अंदाज से देख लेना, उसको रैंडम ऐसे देख लेना। इसका मतलब है कि जिंदगी बड़ी रैंडम है। तो हमारी स्टडी भी रैंडम होनी चाहिए और एग्जाम भी रैंडम होना चाहिए। एग्जाम भी रैंडम ही होती है। एग्जाम परफेक्ट नहीं होती। इतने क्वेश्चंस इस हिसाब से आएंगे, इस चैप्टर से। आपकी जो छोटी क्लासेस की एग्जाम थी वो बड़ी परफेक्ट होती थी। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने मतलब आते हैं। जब आप स्कूल लेवल पे जाते हैं, जब आप कॉलेज लेवल पे जाते हैं और वहां जब आप एग्जाम देते हैं तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं और वहां पर 5 या 6 क्वेश्चन ही बनते हैं टोटल। उसमें से दो आ जाते हैं, उसमें से 2 आ जाते हैं। तो 5 या 6 प्रश्न टोटल बनते हैं, उसमें से 2 आ जाते हैं। तो पिछले साल वाले 2 आप छोड़ देते हो। पिछले साल जो आए थे वो 2 आप छोड़ देते हो, तो 4 बचे। 4 की तैयारी करते हो, उसमें से 2 आ जाते हैं परीक्षा में और आप परफेक्ट आंसर लिख के आ जाते हो। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शन था। क्वेश्चंस में भी परफेक्शन था, तो आंसर में भी परफेक्शन है।
क्योंकि आपने रट लिया था उसको आंसर को। लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम तो ऐसी नहीं होती, बहुत बड़ा सिलेबस है, पता नहीं क्या पूछा जाएगा, आप पता नहीं क्या लिखोगे। इसलिए वो जो एग्जाम होती है उसमें बच्चे 80%, 90%, 95% बना लेते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर है। यूपीएससी में 51% पे इंडिया टॉप हो जाता है आदमी, 50% पे इंडिया टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इम्परफेक्ट है। वो कहां से प्रश्न आएगा और कहां से उत्तर देंगे कुछ पता नहीं। अब आप स्टडी परफेक्ट करना चाहते हो, हमारे पास जब कोचिंग में बच्चे आते हैं तो वो बात करते हैं, सर परफेक्ट आप पढ़ाइए बिल्कुल। तो हम परफेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? बस ये है कि आप इम्परफेक्ट तो पढ़ाओगे, लेकिन आप उन चीजों को आपने छुआ के नहीं, जिन प्रश्नों की संभावना है उन प्रश्नों की आपने डिस्कशन किया कि नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। ना आप परफेक्ट पढ़ाई करा सकते हो, हम करा सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हो, ना एग्जाम परफेक्ट होनी है, एग्जाम भी परफेक्ट नहीं होनी है, और जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण से लिया, थानों में जो एफआईआर होती है उससे लिया, और अभी वैक्सीन है वो भी परफेक्ट नहीं है। वैक्सीन किन के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, किन पे नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जिसको वॉलंटियर आपने बनाया और उसको कोरोना वैसे भी प्रभावित नहीं करता, जैसा बहुत सारे लोगों को नहीं कर रहा, और उन्हीं लोगों को वनरेबिलिटी के आधार पे वो पकड़ रहा है। तो आप वनरेबल सेक्शन पे लगा रहे हो कि नहीं वैक्सीन? वैक्सीन तो आपने रैंडम सेलेक्ट कर लिया। इसलिए आपके जो कई बार जो एग्जिट पोल होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने जो सैंपल लिए वो ठीक नहीं लिए। एग्जिट पोल के नतीजे के उलट जो है वो रिजल्ट आ जाता है, जैसा आपने अभी बिहार में देखा था। सबने कहा था कि महागठबंधन जो है वो जीत रहा है, और एक आध कोई सर्वे था जो बीजेपी की सरकार बता रहा था, बाकी तो सब लोग महागठबंधन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। तो ये जो इम्परफेक्ट जो होता है, इसमें फिर आपको सक्सेस लेके आनी है। तो ये जिंदगी के नजरिए से आपको स्टडी करना है और फिर उसी नजरिए से एग्जाम देनी है। तो ये कैसे हो? ये होता है महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान करके। तो जब सब कुछ इम्परफेक्ट है तो फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान कैसे करें? तो जब दरअसल ये चुनावी सर्वे जैसा ही है, वैक्सीन भी जो ट्रायल किए जा रहे हैं वैक्सीन के तमाम, वो सब सर्वे हैं, सैंपल सर्वे हैं। और देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो भी सैंपल सर्वे है, क्योंकि वही समस्या नहीं है, हजारों समस्याएं हैं, उसमें से एक समस्या वहां पहुंची है। थानों में जो एफआईआर होती है वो भी सैंपल सर्वे है। मरीजों को जो मौत होती है ये कोविड से हुई या नहीं, ये भी सैंपल सर्वे है। क्योंकि हो सकता है कि 100 लोग आज अंतिम संस्कार हो रहा हो, उसमें से 90 लोग जो है वो कोविड से मरे हों, लेकिन आपने टेस्ट किया था क्या? नहीं किया। आपने 5 लोगों का टेस्ट किया और बताया कि आज 5 मौतें जो है वो कोविड से हुई हैं। तो इसका मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सैंपल है, वो एक मात्र सैंपल रैंडम है। तो जब कुछ सब कुछ रैंडमाइजेशन से ही होना है, सब कुछ सैंपल सर्वे से ही होना है, और एग्जाम जो है आपका वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होते हैं प्री में। तो अभी जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें कुछ बच्चों का 30 जा रहा है, कुछ का 40 जा रहा है, कुछ का 50 जा रहा है, कुछ का 60 जा रहा है। तो आप जिस बच्चे को देख रहे होंगे कि जिसके 3 साल उसने रात दिन एक कर दिया, वो 60 के आसपास पहुंच रहा है। 2 साल वाला 50 पे पहुंच रहा है, और जिसने 1 साल ठीक से तैयारी की वो 40 पे पहुंच रहा है, और जिसने 1 साल भी नहीं की वो 40 के अंदर रह जाता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध ये हो रहा है
कि आप जो तैयारी करते हो उसमें आपका सैंपल साइज बढ़ जाता है, ज्यादा साइज तक पहुंच जाते हो। मॉडर्न हिस्ट्री हमने अभी कोर्स कंप्लीट किया है, पॉलिटी किया है, तो आपका जो अब एग्जामिनर जो प्रश्न उठाएगा, एग्जामिनर इस तरह से प्रश्न उठाता है कि न तो वो प्रश्न बहुत आसान लगे न बहुत ही कठिन लगे। एग्जामिनर बहुत ही कठिन प्रश्न भी नहीं उठाना चाहता, यानी वो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि अरे ये तो विकिपीडिया पे भी नहीं मिल सकता, ये तो किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, ये तो किसी के रिसर्च पेपर में है, बस किसी ने, एक आदमी ने पीएचडी किया था। और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के हाई स्कूल का नाम बताओ, कि वो हाई स्कूल जिस स्कूल से पढ़े थे उस स्कूल का नाम क्या था, इस टाइप का कोई प्रश्न तैयार नहीं करता। अब एकदम वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये भी नहीं पूछता, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है कि ये सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये प्रश्न भी नहीं पूछता। तो नारे से आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, या इस टाइप से बिल्कुल सरल प्रश्न भी नहीं पूछता, खास करके यूपीएससी में। और एकदम वैसा भी नहीं पूछता कि बिल्कुल जिसने पीएचडी किया हो और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कम से कम 10 साल स्टडी किया हो वही उस प्रश्न का उत्तर जानता हो, या उसके रिसर्च पेपर में ही उसका उत्तर लिखा हो। ऐसे प्रश्नों को भी नहीं पूछा जाता। अब बीच के प्रश्न होते हैं, इसके अलावा बीच के जो प्रश्न होते हैं, जो ना तो इतने डीप में होते हैं ना ऊपर होते हैं। ऐसे प्रश्न मान लिया जाए सुभाष चंद्र बोस के बारे में 400 प्रश्न बन सकते हैं, कुल तरह तरह से बनाए तो 400 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उन 400 में से कोई एक आध पूछा जाता है, तो क्या आप 400 प्रश्न तैयार करेंगे सुभाष चंद्र बोस पे? नहीं करेंगे। तो कुछ तो लक रहेगा हमारा कि हमने मात्र 10 प्रश्न तैयार किए सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और उसी में से हमारा प्रश्न आ गया। पर लक से आप एक प्रश्न में लक लगेगा आपका, 2 में लगेगा, क्योंकि आपको तो 60 ठीक करना है कम से कम 100 में से 60 ठीक जब तक नहीं करेंगे। अगर आप 100 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो 100 अटेम्प्ट करते हैं तो 60 ठीक होना चाहिए, 40 गलत भी होंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर वो जो 10 प्रश्न आपको लग रहा है कि ये लक चल जाएगा, तो 400 प्रश्न है, तो जिस आदमी ने केवल 20 या 30 प्रश्न ठीक किए वो 100 में से 30 के अंदर रहेगा। यानी कि 400 प्रश्न मान लिया जाए सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, और उसमें से उसने कहां तक किए, 30, 40, 50 तक किए, तो वो 30 के अंदर रह जाएगा। 100 प्रश्न तक अगर आप पहुंचे तैयारी करते करते तो आप 40 तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 150 प्रश्नों तक पहुंचे तो आप 50 तक पहुंच जाएंगे। और यदि आप 200 प्रश्न जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप 60 तक पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के 50% तो हमको देना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। यानी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कुल 400 प्रश्न बनते हैं, तो आप कम से कम 200 प्रश्नों को जानते हो। 200 प्रश्नों से ज्यादा जानते हो तो आप 70 तक पहुंचोगे, 75 भी जा सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब है कि 200 प्रश्नों तक कैसे पहुंचा जाएगा? अगर कुल सुभाष चंद्र बोस के ऊपर 400 प्रश्न है तो 200 प्रश्नों तक कैसे पहुंचाना पड़ जाएगा? वो रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, रिसर्च पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू में जब जब सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कोई कोई आर्टिकल आएगा वो पढ़ना पड़ेगा, एक चीज। यानी हमारे न्यूज़पेपर में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं वो अगर आप पढ़ते हो तो वहां से आपके 50-60 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की जो किताबें हैं, बुक्स, वो लगभग सब में एक जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होंगे। उसका जीवन परिचय होगा, उनके बारे में, स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, आजाद हिंद फौज का गठन, ये सारी चीजें होंगी उसमें। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं सुभाष चंद्र बोस का, मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकता था,
यहां से आपको फिर 50-60 प्रश्न मिलेंगे। तो फिर बाकी चीजें कहां से होंगी? आपको सुभाष चंद्र बोस की मूवी देखनी पड़ेगी, श्याम बेनेगल वाली। वो मूवी देख लोगे तो फिर वहां से 50 प्रश्न ठीक हो जाएंगे। 50 प्रश्न वहां ठीक कर सकते हो आप। और बाकी के जो 50 प्रश्न हैं वो रैंडम है। वो जो रोजमर्रा की न्यूज टीवी पे चलती है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ भाषण दे रहे हैं, आप कहोगे कि जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई है, इस टाइप का कोई न्यूज है, कोई रिसर्च का रिजल्ट आया है, कहीं कुछ ऐसा है। और एक आपकी समझ सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो आपने तैयार की है, वो आपकी पूंजी होगी, वो आपका कैपिटल है अभी तक का, वो उससे तैयार होगा। एकदम परफेक्ट कोई आदमी कि 400 के 400 सवाल के जवाब जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में देते हैं, वो संभव नहीं है, वो नहीं दे सकता। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि तैयारी किसकी हो जाती है और फिर किसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ओवरऑल आपको 70 हाथ पैर फेंकना पड़ेंगे। कोचिंग और नोट्स क्या करते हैं? कोचिंग और नोट्स ये करते हैं कि वो 100 क्वेश्चंस में आपकी मदद करते हैं लगभग। और कोचिंग और नोट्स से ये होता है, कई लोग टॉपर विरोध करते हैं कि कोचिंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या कोचिंग में लूटपाट। अगर कोचिंग वाले आपको 10 का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। 400 क्वेश्चन है और आपको 10 क्वेश्चन में मदद कर रहे हैं, तो ऐसी कोचिंग का कोई मतलब नहीं, ऐसे नोट्स का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि कोचिंग आपको, कोचिंग जाते ही आप क्लास में बैठते हैं और लगभग 100 चीजों के बारे में मदद करती है 400 में से, तो फिर आपको 100 का ही काम करना है और आप 200 तक पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोचिंग जो 100 प्रश्नों में मदद करेगी वो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप 3-4 साल बाद करोगे, आपको 3-4 साल लगते हैं और वो हासिल कर लेता है। लेकिन वही व्यक्ति हासिल कर सकता है बिना कोचिंग के जो प्रोसीजर को पढ़ता हो कि ये कैसे हासिल किया जाएगा, इस चीज को वो जानता हो। मैं एग्जांपल देता हूं जिम का। यदि आप जिम जाते हैं और आप कोचिंग नहीं लेते, पर्सनल कोच नहीं लेते और पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते और केवल जिम जाते हैं और वहां पड़ी मशीनों को यूज करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। वेट लॉस हो सकता है बस, पर वो भी नेगेटिव हो सकता है, बाकी आप बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन आप घर पे वीडियो देखते हैं कि जिम कैसे करना चाहिए, इस मशीन का प्रयोग कैसा करना चाहिए, या किताब पढ़ते हैं कि जिम में कितनी एक्सरसाइज कौन सी वाली करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो या तो आप कोई बुक पढ़ते हो या फिर वीडियो देखते हो, कहीं कहीं से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस लेते हो और फिर जिम में जाते हो, तो फिर जिम आपका फ्रूटफुल होता है और वो 3-4 साल में जो है आप हासिल कर लोगे जो आप चाहते हो। लेकिन आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, पर्सनल कोच रखते हो और फिर जिम जाते हो और आप आधा घंटा या 1 घंटा जब जिम करते हो या 1.5 घंटा करते हो, तब वो कोच आपके पास खड़ा रहता है और आपको बराबर गाइड करता है, तो 1 साल में ही रिजल्ट आ जाता है। कोई बात समझ में आ रही है? ये अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को नहीं कर सकते थे। अगर आप जागरूक हो, आप पढ़ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो वीडियो से या फिर किताबों से या दूसरों से सीख करके, देख करके, तो फिर आप खुद भी कर लोगे, लेकिन 3-4 साल लग जाएंगे। लेकिन पर्सनल कोच को यदि आप फॉलो करोगे तो फिर 1 साल में हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के वो जो मैंने अभी आपको बताया 400 प्रश्न, उसमें से 200 प्रश्नों को आप छुप पाओगे। अदरवाइज तो सब कुछ रैंडम है और रैंडम में आप हाथ पैर मारते रहिए, कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा महासागर है
ज्ञान का महासागर है, उस महासागर में से क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं पता। यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज करता रहता है, कभी कभी वो करंट के हिसाब से पूछता है। अब इस बार जो आपने देखा होगा 2 साल पुराना 2018 का करंट भी था, 2017 वाला करंट अफेयर्स भी था। अब कोई कहे कि सर हम कब तक का करंट पढ़ लें, हम कह देंगे 1 मार्च से लेकर के पूरा फाइनेंशियल ईयर पढ़ जाओ, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला, इसमें से बैठ जाएगा। तो ये कोई बात थोड़ी है। वो तो 2017 वाला भी पूछ रहा है, 2018 का भी पूछ रहा है। तो आपको ये इश्यूज निकालने आने चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि इंडियन सोसाइटी, मान लीजिए इंडियन सोसाइटी या सोसाइटी, समाज या सोशियोलॉजी, चाहे हम समाजशास्त्र की बात करें, तो आपके कोर्स में तो समाजशास्त्र नहीं है, आप तो ऑप्शनल भी आपका नहीं है, न जीएस में कहीं समाजशास्त्र लिखा हुआ है। लेकिन जिन समाज शास्त्रियों ने जमाने को बदलने में मदद की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान तो आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कोई ऐसा है जैसे कि फ्रायड है, यानी ऐसे मनोवैज्ञानिकों का नाम जो उस सब्जेक्ट के अलावा जो लोग हैं वो भी उन नामों को जानते हैं। ऐसे अगर कोई मनोवैज्ञानिक है जो मनोविज्ञान नहीं पढ़ते मान लिया जाए, और उन मनोवैज्ञानिकों का नाम वे लोग भी जानते हैं, इकोनॉमिक्स वाले लोग भी जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी जानते हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिकों को तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, फ्रायड को पढ़ना पड़ेगा। तो ये आएंगे कहां से? ये ज्यादा से ज्यादा जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज करोगे आप लोग, तो फिर ये नाम आएंगे। और क्योंकि पेपर भी जो है ना विभिन्न तरह के विद्वान मिलकर के बनाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को पूछना चाहेंगे, अपने अपने प्रमुख जो अपने अपने फील्ड के जो जानकार लोग हैं, वो अपने विषय के बारे में, जो विशेष व्यक्ति है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। जैसे आपके गांव में मान लिया जाए, आपको लगता है कि आप जिस शहर के हैं उस शहर के बारे में कोई जानकारी रखता है और आप उसका टेस्ट लेना चाहते हैं, तो पहले आप अपने शहर के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी पूछते हैं, क्योंकि वो दावा कर रहा है ना कि मैं आपके शहर को जानता हूं, तो आप डीप चीज पूछते हैं उससे कि ये जानते हो हमारे शहर में? बोले नहीं, ये तो नहीं देखा मैंने। पर आप उससे एकदम उससे ये नहीं कह देते कि नहीं तुम हमारे शहर को नहीं जानते, फिर आप कहोगे नहीं नहीं हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में नहीं जानते, अंदर के लोग भी नहीं जानते। चलो एक बात बताओ, अब ये बताओ, इसको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, अच्छा ये भी नहीं जानते, फिर आप तो कह रहे हो कि हमारे शहर में, फिर अच्छा चलो ये बता दो। फिर वो तो ऐसी चीज पूछेगा ना जो हर कोई जानता है, उस शहर में आने की जरूरत भी नहीं है उस चीज को जानने के लिए, वो तो उस शहर की सबसे प्रसिद्ध चीज है, वो पूछी जाती है। तो आपको वो सेकंड ग्रेड की जो मैंने बीच में जो बात बताई ना, वो आपकी परीक्षा में आएगी। यानी साइकोलॉजी वाला अगर कोई आदमी पेपर बनाने में बैठा हुआ है तो ऐसा प्रश्न पूछेगा जो सबको ही जानते हैं वो भी नहीं पूछेगा, और जो केवल कुछ लोग जानते हैं वो भी नहीं पूछेगा, वो बीच वाली चीज पूछेगा। तो आज का जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, इससे आप इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम से निकाल सकते हैं। अगर आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं और उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सोचें कि कुंवर सिंह पूछ लेंगे, तात्या टोपे पूछ लेंगे और लक्ष्मीबाई पूछ लेंगे, बताओ इनमें से कौन नेता नहीं था, और एक मौलाना आजाद पूछ लेंगे चौथे कि एबीसीडी में से कौन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नहीं था, तो आप बोलोगे मौलाना आजाद नहीं थे, क्योंकि वो तो बाद में हुए 1857 के। और इन तीनों को तो आप जानते हो। ऐसे प्रश्न नहीं आते, ध्यान रखो।
और बहुत डीप में प्रश्न भी नहीं आते जिसमें सेनापतियों के, छोटे छोटे सेनापतियों के नाम लिखे हों, जिनको कोई केवल जिसने झांसी के ऊपर रिसर्च की होगी उसी को पता होगा बस। कई रीजनल लीडर थे, बहुत छोटे छोटे लीडर थे। 1857 अंग्रेज रेजिडेंट थे, तो बहुत छोटे थे वो, छोटी छोटी कोठियों पे रहते थे, जैसे सीहोर में हुआ था। सीहोर का जो कलेक्टर निवास है वही अंग्रेज रेजिडेंट का निवास था ऐसा। इसलिए अधिकांश जगहों पर जो कलेक्टर के बंगले हैं उनमें पहले अंग्रेज रेजिडेंट रहा करते थे। जहां 1857 से पहले अंग्रेज विद्रोह को दमन करने के लिए या सीआरपीएफ के लिए या इसके लिए अपना वो नियुक्त करते थे, तो वही लोग ऐसी कोठियों में रहते थे, ऐसे मकानों में रहते थे। आजकल वो कलेक्टर निवास बना दिए गए, कलेक्टर के बंगले बना दिए। तो ऐतिहासिक जगह हैं वो, जिनमें आप जाकर के रहोगे। अब आप पूछो कि वो कलेक्टर के बंगले पे बाहर जो एक नाम लिखा हुआ है जिस आदमी का कि वो उस बंगले में रहता था, वो नाम तुम बताओ तो वो तो केवल सीहोर का कलेक्टर जानता है या उसके यहाँ के कुछ कर्मचारी जानते होंगे। हर कोई थोड़ी बता पाएगा उसको। या फिर किताब में किसी ने रिसर्च की होगी, पीएचडी किया होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सीहोर का क्या योगदान था, इस पे उसकी थीसिस है, तो उसको पता होगा। ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे और जनरल क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे जो बहुत ज्यादा जनरल है, या छोटे बच्चों से पूछे जाते हैं, बताओ बेटा महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तो ऐसे प्रश्न भी नहीं आते, तो वो छोटे बच्चों से पूछे जाते हैं। तो फिर आपके प्रश्नों की लिमिट जो है वो रेंडम है, लेकिन वो फिक्स है। इसलिए बहुत अद्भुत और एकदम ऐसे प्रश्न नहीं है कि जिससे आप चकरा जाएंगे ये क्या है। बस आपको ये है कि पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि इन प्रश्नों पे कब्जा कैसे किया जाए, कैसे इन तक पहुंचा जाए। तो मैंने अभी आपको बता दिया, गाइडेंस में पढ़ोगे तो 1 साल में हो जाएगा, बिना गाइडेंस के पढ़ोगे तो मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन 3-4 साल लग जाएंगे। हाँ, पर उसका भी अपना आनंद है, क्योंकि 3-4 साल बाद आप खुद अचीव करोगे तो ऐसा लगेगा आपने खोज की है इसकी। अनुभव वाला जो है वो, उसको पता है कि ये बतानी है, इसको 3-4 साल बाद मिलेगी। आप घर पे पूछते कब हो? कब पूछते हो कि ये चीज कहाँ रखी है? एक्सपर्ट से पूछते हो ना, जो उस चीज का जानकार है उसी से पूछते हो, क्योंकि उसको मालूम है वो चीज कहाँ रखी है, वो हमेशा वही बताता है, सभी को वही बताता है और वही रखता भी है। तो उससे पूछ लेते हो तो आपको तुरंत मिल जाती है, नहीं तो आप आधे घंटे तक ढूंढ रहे हो, 1 घंटे तक ढूंढ रहे हो, नहीं तो 1 मिनट में मिल जाती है, तुरंत जाते हो वहां से उठा लेते हो, अच्छा यहाँ रखिए। फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता हो जाता है कहाँ रखी रहती है। यही कोचिंग होती है, यही नोट्स होते हैं, और कुछ नहीं है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब आप इतने बड़े विस्तार में गोता लगाओगे तो आपको मोती कैसे मिलेंगे? तो वही कोचिंग में कि वो थोड़ा सा जगह बता देते हैं कि इस जगह पे आप डुबकी लगाओ, यहां इस जगह पे बहुत मोती होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पानी का कलर ऐसा होता है, या वेजिटेशन ऐसा दिखाई देता है, या ऊपर से ऐसी चीजें होती हैं, या जहां पर सीपी मूवमेंट करती है, जिससे सीपी कल्चर होते हैं, उस जगह का ये सिम्टम्स होते हैं, ये लक्षण है। तो लक्षणों को देख करके वो गोताखोरों को गोता लगाने के लिए कहते हैं, तो वहां मोती मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और कल्चर में तो केजेस होते हैं, तो बहुत आसान होता है ना। तो कई बार कोचिंग को उस टाइप का रूप दे दिया जाता है, कल्चर टाइप का, लेकिन वो फिक्सिंग हो गया, जैसे मैच फिक्सिंग होता है वैसे एग्जाम फिक्सिंग हो जाएगा। तो वहां तो पेपर ही एक तरह से डिस्कस करवाते हैं, फिर व्यापम जैसे घोटाले हो जाते हैं, या फिर एमपीपीएससी का जो घोटाला हुआ था वैसा हो जाता है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भी करें तो आपकी चैनलाइज में मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी किसी की मेहनत सफल होती है, किसी की नहीं होती है। तो हम कैसी मेहनत करें, कहां से उठाएं प्रश्नों को, कैसे पढ़ें कि हमको प्रश्न जो है वही मिले जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वाली जो चीजें हैं, जो कि दूसरे डिसिप्लिन वाले भी जानते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो वो आपको पता होना चाहिए, और जो चीज आपको नहीं पता है
वो कभी इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकती, ये भी बता दें आपको, क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंट मानोगे ही नहीं। इसलिए सबसे पहली जो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए वो जानने की होनी चाहिए, क्योंकि तब तो आप इंपॉर्टेंट मानोगे कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इतिहास में जाते हो और पढ़ते हो कि अधिकांश क्रांतियां जो हुई है वो बंगाल में हुई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश क्रांतियां या अधिकांश उठापटक जिसको कह सकते हैं वो कहां हुई है? बंगाल क्रांति का केंद्र भी था, अध्ययन का केंद्र भी था। ये चीज कब कैसे पता चलती है? जब हम पढ़ाई करते हैं। फिर और पढ़ाई करते हैं तो उसके कारण समझ में आते हैं कि ये क्रांतियां क्यों हुई थी। पुनर्जागरण आप जब पढ़ते हो, पुनर्जागरण में चाहे आप ईश्वरचंद विद्यासागर पढ़ो, राजा राम मोहन राय पढ़ो, स्वामी विवेकानंद पढ़ो, केवल दयानंद सरस्वती के लिए आपको पश्चिम भारत में आना पड़ता है और ज्योतिबा फूले के लिए आप दक्षिण भारत में यानी कि महाराष्ट्र में जाते हो। बाकी तो सारा केंद्र कहां मिलता है आपको? बंगाल ही मिलता है। राजा राम मोहन राय भी वहीं के, ईश्वरचंद विद्यासागर भी वहीं के। एनी बेसेंट का जो चूंकि मामला जो है वो मुंबई और मद्रास जो है उनका केंद्र था, तो एनी बेसेंट का उधर जाता। लेकिन हेनरी विवियन डेरोजियो पढ़ो, चाहे हिंदू कॉलेज से जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ो, शिक्षा के मामले में पढ़ो, सोशल रेनेसां के बारे में पढ़ो, वो सारा का सारा बंगाल में जाता है। उसका कारण था सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव, कॉलेजेस, स्कूल, महिला शिक्षा, विधवा विवाह, सब कुछ, और खास करके सती प्रथा का अंत। जो सबसे बड़ी घटना हम लोग देखते हैं वो सती प्रथा का अंत, इसलिए बंगाल में। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर पता चलते हैं और रीजन पता चलते हैं कि क्षेत्र कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब भी है, लेकिन पंजाब रेनेसां में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब आता है फिर भगत सिंह के आसपास और खास करके जलियांवाला बाग के बाद। जलियांवाला बाग की जो घटना होती है उसके बाद पंजाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे पहले कामाघाटा मारू वाला भी है, लेकिन फिर भी तब पंजाब इंपॉर्टेंट होता है। और महाराज तिलक की वजह से महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट होता है उस समय में। जब हम लाल बाल पाल की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लेकिन यह विपिन चंद्र पाल से ज्यादा तो आप दूसरे लोगों को पढ़ रहे हो रेनेसां में। और भारत की राजधानी भी थी कलकत्ता, कोलकाता जिसे हम आजकल कहते हैं, वो भारत की राजधानी भी थी। बाद में दिल्ली शिफ्ट हुई है अंग्रेजों ने, तो उसी को क्लाइव के समय से ही वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी मुर्शिद को लिखा और वो। तो हिस्ट्री में जब आप डीप में जाते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप डीप में जाते हो तो आपको बहुत सारे रीजन इंपॉर्टेंट मिलते हैं। तब आपको लगता है कि अच्छा, यहाँ की जो नवाबी प्रथा है उसके बारे में भी प्रश्न हो सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया था तो उससे जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। अच्छा, ये तो कड़ा और इलाहाबाद जो कहलाता है वो तो अकबर के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर भी अपने शहजादे को यहाँ पर नियुक्त करता था, जहांगीर को भी नियुक्त किया था। जहांगीर ने फिर जो अच्छे सिपह सालार होते थे, जो चुनौतीपूर्ण संघर्ष वाली स्थितियां होती थी वो साउथ में होती थी। विद्रोह की परिस्थितियां जहां बनती थी वो एक तरह से कश्मीर और दूसरी जगह बनती थी। लेकिन जो कमाऊ पूत था वो बंगाल और इलाहाबाद और ये क्षेत्र था। अवध और बंगाल जो था वो एक तरह का कमाऊ क्षेत्र था, जहां से लोग कमा कमा के देते थे। यहां के लोग भी मेहनती थे, किसान भी और कारीगर भी, और अंग्रेजों का केंद्र भी था। तो आप जैसे जैसे इसे चीजों को जानते हो, उस क्षेत्र के महत्व को जान करके वहां के लोग, स्थान, घटनाएं, तारीखें, उन सबको फिर आप संजोने लगते हो। और मान लीजिए इससे जुड़े हुए अगर 4000, वहां मैं 400 बोल रहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, यहां मैं 4000 प्रश्न ले लेता हूं।
कि 4000 महत्वपूर्ण प्रश्न निकल करके आते हैं। इन 4000 में से यदि आप 2000 जान जाएंगे यानी 50%, तो फिर आप एग्जाम में 60 प्रश्न हल करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। तो आपको 2000 तक पहुंचना पड़ेगा, कम से कम 2000 तक। 4000 तक कौन पहुंचेगा? जो ऑप्शनल की तैयारी करता है। जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल है वो 3000 तक पहुंच जाएगा, 3.5 तक पहुंच जाएगा, 4000 तक तो वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर 15 प्रश्न आए परीक्षा में 100 में से, तो वो 14 ठीक करेगा क्योंकि उसका ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है ना उसका, इसलिए वो 14 क्वेश्चन ठीक करेगा 15 में से, या हो सकता 13 करे। तो आपके कितने होने चाहिए? आपके 10 या 11 तो आपके भी होने चाहिए। तो 10-11 प्रश्न तो आपके ठीक होने चाहिए। तो अब आप 10-11 प्रश्नों को ठीक करने की स्थिति में आओगे कैसे? तो उन 2000 तक छूना है आपको। अब आप कहेंगे सर कोई एक किताब बता दो, उससे 2000 मिल जाए। नहीं, वो किताब जो मैं बताऊंगा आपको, उससे आप 500 तक पहुंचोगे बस। एक किताब बताऊंगा तो 500 तक पहुंचोगे। फिर बोला और क्या करो? फिर हमारे नोट्स पढ़ लो, तो 1500 तक पहुंच जाओगे। फिर वो 2000 कैसे होंगे? फिर 2000 वही आर्टिकल पढ़ना, वही जनरल समझ रखना, वही न्यूज देखना। 2000 तक तो फिर आप तभी पहुंच पाओगे जब आपकी एक्टिविटी ये है। इतना खुल के मैं आपको जो आज बता रहा हूं, क्योंकि ये जिंदगी भी रैंडम है, एग्जाम भी रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे थोड़ी कि एग्जाम में जो इस बार 15 प्रश्न आया, हिस्ट्री के सबसे बढ़िया प्रश्न वही थे, तो रैंडम ऐसे ही उठा लिए उन प्रश्नों को। तो फिर ये तो लक हो गया कि, पर लक भी एकदम से काम नहीं करता ना। 15 है, 1-2 प्रश्न होते हैं और लकीली आपने वही प्रश्न पढ़े थे और उसी हिस्से की तैयारी की थी, वो तो 1-2 प्रश्नों में हो सकता है लक। तो 15 क्वेश्चंस में लक काम नहीं करेगा, ध्यान रखिए, मेहनत काम करेगी। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तो तभी होगा जब 60 ठीक होंगे, उससे कम में तो होगा नहीं, कोई चमत्कार हो नहीं सकता। तो हार्ड वर्क से होगा और स्मार्ट वर्क से भी होगा। स्मार्ट वर्क हम करवाएंगे, यानी कि आपको पास 12 घंटे पढ़ने के हैं या 10 घंटे पढ़ने के हैं, तो उसमें क्या पढ़ें ये हम बताएंगे आपको। और हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख रहे हो, या यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। अब वो हिस्सा पढ़ लीजिए, बस हो गया काम आपका। अब पहुंच जाएंगे 2000 क्वेश्चंस पे और एग्जाम में 60 पे पहुंच जाएंगे। पर बिना रीडिंग के नहीं होगा, बिना पढ़े और बिना लिखे। साथ साथ लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि मेंस की परीक्षा होनी है, केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? हिस्ट्री का। अब जरा पॉलिटी के एग्जाम्पल पे आ जाए। अभी पॉलिटी का टेस्ट चल रहा है हमारा, कल भी पॉलिटी का हुआ था, परसों भी हुआ था। तो पॉलिटी के हिसाब से बात कर लें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या है। देखो, टेस्ट की अपनी मजबूरी है, टेस्ट में वो सारे सेक्टर कवर करता है, लेकिन एग्जाम की वो मजबूरी नहीं है। एग्जाम और टेस्ट दोनों अलग चीज है, ठीक है। टेस्ट एक तरह से आपका एक आदर्श कंडीशन है, और एग्जाम जो होती है वो व्यावहारिक परिस्थिति है। आदर्श परिस्थिति और व्यावहारिक परिस्थिति में अंतर है। इसलिए टेस्ट में जो आता है वही एग्जाम में आए ये जरूरी नहीं है। टेस्ट में हर सारी चीजें कवर की जाती है, लेकिन व्यवहार में वैसा नहीं होता। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो जैसा मेन्यू होता है वैसे थाली नहीं होती, मेन्यू कार्ड जैसा होता है वैसी थाली नहीं होती। मेन्यू कार्ड में जो लिखा होता है उसमें से बहुत सारी चीजें गायब होती है थाली में। वो बोल देता है ये सीजन नहीं है सर इसका,
आप कहेंगे ये तुमने मेन्यू कार्ड, नहीं मेन्यू कार्ड में तो है सर अभी, लेकिन अभी इस चीज का सीजन नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो टेस्ट में जो आएगा वो मेन्यू कार्ड जैसा है, और एग्जाम जो है वो एक तरह से आपकी थाली है। आगे समझ। ऐसे इलाज के मामले में मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर सिखा रहा है कैडेवर का डिसेक्शन करके, तो कैडेवर डिसेक्शन में जो वो डेड बॉडी को लेकर के जो बता रहा है, और असली में जो आप ऑपरेशन करोगे, क्योंकि कैडेवर तो दुबला हो गया, कैडेवर तो बिल्कुल सूख गया है, वो सूखा नहीं है तो भी वो प्रिजर्व्ड बॉडी है, तो उसको बराबर नमी में रखा गया है, और वो उस तरह की कंडीशन में। अभी उसको कैडेवर को काटेंगे तो ब्लड नहीं निकलेगा, असली ह्यूमन बॉडी को जब काटेंगे तो उसमें से तो एकदम ब्लड निकलेगा। तो बहुत अंतर होता है उसमें। वो एक आइडियल कंडीशन में अलग तरीके से अलग सर्कमस्टांसेस में उसका डिसेक्शन किया जा रहा है। असली डिसेक्शन जो होगा वो बिल्कुल अलग चीज है। असली में जब आप करोगे उस समय में उतनी सावधानी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है, तो मरे हुए को काटना मतलब बहुत अलग चीज है। असली वाले को, जिंदा लोग व्यक्ति को काटना है तो उसके बाद उसको वापस सिलना भी है और उसको ठीक भी करना है, उसको खड़ा भी करना है उसको। वो खड़ा नहीं होने वाला इधर, ये तो जिंदा है। तो बहुत अंतर होता है। वैसे ही टेस्ट में और एग्जाम में अंतर होता है। टेस्ट में आप लापरवाह भी हो जाएंगे तो एकदम लूटिया डूबेगी नहीं, एग्जाम में लापरवाह हो जाएंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, आप बाहर एग्जाम से। टेस्ट में आप बाहर नहीं होते। तो लिविंग और नॉन लिविंग वाला जो फर्क है वो टेस्ट में और एग्जाम में है। इसलिए टेस्ट से निराश भी नहीं होना और एकदम एक्स्ट्रा उत्साहित होने की जरूरत भी नहीं, अति उत्साहित होने की आवश्यकता भी नहीं है। टेस्ट में बहुत अच्छा किया तो हो सकता है एग्जाम में हो सकता है आप ना करो, लेकिन टेस्ट से प्रैक्टिस, इसका मतलब डॉक्टर को कभी डिसेक्शन की प्रैक्टिस ही नहीं कराना चाहिए, ये तो गलत बात है। डिसेक्शन तो कराना पड़ेगा, उसके हाथ की प्रैक्टिस, कैंची चलाने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस तो करवानी पड़ेगी ना। ठीक वैसे ही आपको वो प्रैक्टिस करने के लिए है, वो सैंपल है एक तरह का। तो फिर हम लोग टेस्ट में निराश भी नहीं होना है और अति उत्साहित भी नहीं होना है, एक चीज। दूसरी चीज, अब पॉलिटी का एग्जाम्पल लेकर के मैं बताना चाह रहा था कि अब यहां क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। कि मैंने आपको बार बार बताया कि पॉलिटी में और हिस्ट्री में बहुत अंतर है। हिस्ट्री का प्रश्न बनाते समय में हो सकता है कि वो आपका नॉलेज चेक कर रहा हो। हिस्ट्री के प्रश्न बनाते समय में हो सकता है कि वो आपका नॉलेज चेक कर रहा हो कि आपको नॉलेज है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं। लेकिन पॉलिटी के समय में वो आपका नॉलेज चेक नहीं करेगा, आपके इंटेंशन चेक करेगा। पॉलिटी में आपका बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, वहां आपके इंटेंशन चेक किए जाएंगे। खास करके मेन एग्जाम में, जब आप एग्जाम दोगे तब, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, कि आपके अंदर वेलफेयरिस्टिक बिहेवियर है कि नहीं, आप कल्याणकारी भावना रखते हैं कि नहीं, आपके अंदर इंपैथी है कि नहीं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उनसे जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा होते हैं, प्रीएम्बल से जुड़े हुए। संविधान का उद्देश्य क्या था, आर्टिकल 32 और ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम और वो उससे जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा होते हैं। हिस्ट्री में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं होती। फिर भी वो गांधी को, नेहरू को और बुद्ध और महावीर को पूछ करके यही सिद्ध करना चाहता है कि आप कितने नैतिक हैं। क्यों बार बार महावीर और बुद्ध का पक्का प्रश्न आता है, क्यों बार बार प्रश्न आता है गांधी से जुड़ा हुआ? गांधी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता ही होता है, नेहरू से जुड़ा हुआ एक प्रश्न होता ही है। तो बुद्ध, गांधी, नेहरू और महावीर, और या फिर दारा शिकोह या स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, और ये नैतिकता के प्रतीक है, ये पैरामीटर हैं एक तरह से, किसके? मॉरलिटी के, एथिक्स के। और ये हमारे वो प्रकाश स्तंभ भी हैं, लाइट हाउस की तरह भी हैं, जिनको हमको फॉलो करना है और जिनको एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करना सिखाया जाता है। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछ करके भी वो वहां इंस्पिरेशन देना चाहते हैं। तो हिस्ट्री दो तरह की चीज है, नॉलेज प्लस इंस्पिरेशन।
हिस्ट्री से जो प्रश्न आते हैं वो नॉलेज और इंस्पिरेशन के लिए आते हैं, दो चीज। वहां इंटेंशन नहीं होता, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पार्ट नहीं है, क्योंकि वो बीत चुका है, पास्ट है। हिस्ट्री मतलब पास्ट, भूतकाल में जो हुआ है। तो वहां से नॉलेज और इंस्पिरेशन वाली बात आती है। और पॉलिटी और इकोनॉमी से क्या आती है? एग्जीक्यूशन वाली बात आती है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट करना है, जाकर के कार्यपालन करना है। तो कार्यपालिका होंगे ना, अब कार्यपालिका का हिस्सा होंगे आप, एग्जीक्यूटिव होंगे। और एग्जीक्यूटिव दो तरह के काम करते हैं भारत में। एग्जीक्यूटिव के दो तरह के काम हैं, अमेरिका में और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। वहां व्यवस्थापिका का काम व्यवस्थापिका करती है और एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। हमारे यहां प्रशासन और शासन दो हिस्से हैं। वहां प्रशासन वाला ये नहीं कहता, जैसे एक दुकानदार मेडिकल की शॉप पे मान लीजिए, या कोई और दुकानदार है जो शॉपकीपर है, उसको जाकर के किसी ने लिस्ट दी सामान की कि ये सामान निकालो, तो निकलवाता है अपने लोगों से, कहता है कि ये सामान इतने ग्राम निकाल दो, ये इतना किलो निकाल दो, ये वाला पैकेट उठा लाओ, यहां डाल दो। वो जो सामान ला के रख रहा है वहां से, रेक में से निकाल के रख रहा है, वो एग्जीक्यूटिव है। और एक तरह से ये व्यवस्थापिका है जो उसे ऑर्डर दे रहा है रखने के लिए। तो वो काम उसी तरह से करता है। भारत में क्या है कि आप जब सिविल सर्विसेज में आओगे तो वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट भी आपको बनानी है। वो लिस्ट दुकानदार को भी आपको बतानी है कि ये जो मांग रहा है उसकी मंशा ये है। अब आप बोलो उसको ना तो लिस्ट पढ़ना आती है, जो दुकान वाली सीट पे बैठा है ना। भारत की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। इंडिया में और दूसरे देशों में बहुत अंतर है। दूसरे देशों में साक्षरता बहुत है, तो वो उस दुकान की तरह होते हैं जो लिस्ट को पढ़ लेते हैं। यहां आपको लिस्ट बनवाना भी है, यानी कि जनता अपनी लिस्ट नहीं बना सकती। जिसको सामान की जरूरत है वो अपनी लिस्ट बना ही नहीं सकती कि उसको क्या चाहिए। यानी आपको ग्राहक बन के लिस्ट भी बनानी है कि ग्राहक को क्या चाहिए। कानून बनता है तो उसका ड्राफ्ट कौन बनाता है? वही बनाता है। फिर वो जो व्यवस्थापिका वहां बैठी है उसको लिस्ट पढ़ के भी आपको ही सुनाना है, और फिर उसके मुंह से बुलवाना है। किसको? खुद को ही बुलवाना कि मैं क्या निकाल लाऊं। बोले आप वो 2 किलो नमक वाला थैला निकाल लाओ। बोलो फिर वो बोलता हाँ आप 2 किलो वाला नमक थैला निकाल लाओ। फिर ठीक है फिर वही जाता है, वो उठा के लाके पटकता है। बड़ी विचित्र ब्यूरोक्रेसी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी। अरे एग्जीक्यूटिव इतना विचित्र तरह का काम है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन जो है निरे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। उसका नतीजा ये है। और हमने सिस्टम क्या अपनाया? डेमोक्रेसी। और हम चुनेंगे और फिर चुना हुआ व्यक्ति ही तय करेगा। उसका नतीजा आप फार्मर्स बिल में उसमें देख रहे हो। उनको जरूरत ही नहीं थी और उनको सड़क पार करा दी। वो जैसे वो बुढ़िया को सड़क पार करने की कहानी बताई थी। एक बुढ़िया थी, उससे पूछा ही नहीं कि उसको इधर जाना है कि उधर जाना। एक आदमी को किसी ने कहा, बोले एक दिन में कोई एक नेक काम करना है, आज कोई न कोई एक नोबल कॉज करना ही है, मतलब कुछ न कुछ ऐसा काम करना है। तो उसने उस बुढ़िया को पकड़ा, उसने कहा बोले नहीं मुझे उधर नहीं जाना, मैं तो इधर ही रहते हूँ। उसको जाके उधर छोड़ा है। अब वहां हंगामा खड़ा हो गया। वैसा ही काम है बुढ़िया को सड़क पार कराने जैसा काम। फार्मर्स को अपनी भलाई करवानी नहीं है इस टाइप की, और उनकी भलाई कर दी। अब वो सब बोले ये क्या कर दिया तुमने, अब इसको वापस लो। अब उसको उन्होंने वो अपना वो बना लिया प्रेस्टीज इश्यू। बोले वापस लेंगे तो कचरे होंगे, यानी बुढ़िया को वापस उधर ले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि इधर क्यों लाए थे, तो हम तो इधर ही रखेंगे बुढ़िया को, जबकि बुढ़िया का घर उधर ही है। तो पूरा का पूरा जो है
वो कचरा कर लिया अपना। ये होता है जब नॉलेज नहीं होता है तो। और वो तमाशा खड़ा हो रहा है, वो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। फार्मर्स के ऊपर लाठी बरसाते हैं या और कुछ करते हैं तो दिक्कत आती है और गुस्सा फैलता है, बदनामी होती है। यही माहौल अन्ना ने बनाया था उस समय में, इसी टाइप का। लास्ट में बनाना ही पड़ा वो लोकपाल बिल, रातों रात संसद बिठाई और आपको पता है लोकपाल बिल पास करना पड़ा। हालांकि उसका कुछ हुआ नहीं अभी तक, लेकिन पास करना पड़ा। तभी वो माने, नहीं तो पूरा जन आक्रोश फैला हुआ था। ठीक यही हो गया, सारे पॉलिटिशियन के साथ साथ पूरे सब विपक्षी वाले भी एक हो गए और कलाकार भी आ गए, खिलाड़ी भी आ गए और तमाम लोग आ गए और माहौल बन गया। देखो अब उसमें विलेन बन गए और आप तो भलाई करने वाले थे, तो समझ नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। तो आपको इसी प्रॉब्लम में जो है काम करना है। आप इस प्रॉब्लम में बल्कि हिस्सा बनने जा रहे हो, यानी आबेल मुझे मार करने में जा रहे हो आप, कि जहां समस्याएं हैं वहीं पे आप जाके खड़े होगे। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो, बल्कि आवेदन देके कर रहे हो, बल्कि पैसा दे करके, मेहनत करके, कोचिंग करके और फिर कर रहे हो कि हमको समस्या में जाना है और हम समस्या सुलझाएंगे। समस्या सुलझाना तो आना चाहिए आपको। तो भारत की ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी जबरदस्त है, दूसरे देशों से हमारी तुलना नहीं हो सकती, किसी भी देश से नहीं हो सकती। कि वहां जो आम व्यक्ति है, वहां राष्ट्रपति कार्यालय में अगर कोई काम करता है तो शाम को आपके साथ वो मॉल में आ जाएगा और आपके पास में ही खड़ा होकर के सब्जी खरीद रहा होगा और खुद ड्राइव करके आएगा या अपनी वाइफ को लेके आएगा, तो वो दोनों सब्जी खरीद रहे होंगे और वहां मतलब नॉर्मल है ऐसा। हमारे यहाँ ऐसा कोई विशेष स्थान पर काम करने वाला आदमी ऐसा आम लोगों के साथ नहीं रहता, वो आम व्यक्ति नहीं होता, वो विशेष के साथ वो विशेष हो जाता है, उसके अपने अहंकार है, ईगो है। जबकि गरीब देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है। और जो अमीर देश है उनके साथ ऐसा नहीं है। वहां आपको आम बातचीत में वो बोल देगा कि मैंने व्हाइट हाउस में 20 साल काम किया है, ऐसा आराम से बोल देगा कोई भी व्यक्ति, और उसके चेहरे पे बिल्कुल शिकन नहीं होगी। मतलब मैं तो निक्सन को कहता था, मैं तो आइजनहावर को भी बोलता था ये चीज, वो नाम लेके ही बोलता है। मैं ओबामा को, मिस्टर ओबामा को मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत कहा, इस टाइप से बात करता है वो बहुत आसानी से। हमारे यहाँ जो है आपको ऐसे व्यक्ति और इस टाइप की बातचीत और वो सब नहीं, तो ये फिर डेमोक्रेसी की परिपक्वता भी नहीं है। इसलिए आपने देखा वहां के चुनाव के रिजल्ट और वो सब तमाशा और वो सब पहले ही बताया था आपको, हमने क्लास में बताया था कई बार कि कोई रिजल्ट मानने से मना कर दे तो क्या करोगे, कहा था ना, मैंने कहा था नोट करो, आप कॉपी में नोट करो, आने वाले समय में अब और ज्यादा लोग मना करेंगे रिजल्ट को मानने से। मोदी अभी 2019 नहीं जीतते तो पक्का बता रहा हूं विद्रोह था, यही सब जो ट्रंप ने किया वैसा ही कुछ होने वाला था, पक्का कंफर्म था। वो तो जीत गए। ऐसे ही अगर वहां की जनता भी ट्रंप को जिता देती, मालूम है निकलेगा तो है नहीं व्हाइट हाउस से, इसी को जिता दो, कम से कम समस्या तो खड़ी नहीं होगी, तो फिर यहाँ पे भी हो जाता। ये मैच्योरिटी नहीं होने से ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत कुछ असर आता है। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी को ही करना है, तो आपको दोहरी भूमिका निभानी है। इसलिए सेंसिटिविटी और एथिक्स और उन चीजों की बहुत जरूरत होती है। इसलिए परीक्षा में जो प्रश्न जो इकोनॉमी के हैं और पॉलिटी के हैं, उन क्वेश्चंस का जो स्वरूप है वो ऐसा होता है जिसमें नॉलेज की उतनी चीज नहीं होता। इंस्पिरेशन यहाँ पे भी रहेगा, वो इंस्पायर करते हैं आपको, आपके अंदर एम्पैथी की जागरण करते हैं, आपको अवेयर बनाते हैं, आपको नॉलेज भी देते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि वो आपको सहभागी बनाते हैं, पार्टिसिपेंट बनाते हैं आपको। किसका? कि आप नागरिकों की तरह ही आपको सोचना सिखाते हैं। एक जागरूक नागरिक को कैसे सोचना चाहिए, उसके क्या क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या क्या दायित्व हैं, तो वो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल, इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। पर लेकिन जब हमने पॉलिटी का टेस्ट लिया तो उसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे, लगभग उसमें सारे आर्टिकल कवर करने की कोशिश होती है। टेस्ट के समय में वो हर तरह की चीज बताता है,
ऐसे स्टडी जब आप करते हैं मेडिकल कॉलेज में तो वो आपको हर तरह की बीमारी बताता है, हर तरह की बीमारी बताने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिस जो करते हैं वो तो 3-4 तरह की बीमारियों की प्रैक्टिस करता है डॉक्टर। रेयर बीमारियां तो कभी कभार आती हैं, कई बार वो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करता, वही सर्दी जुकाम बुखार, और उसी की तो दवाई साल भर देता रहता है। 5-6 तरह की बीमारियों की दवाई साल भर लिखता रहता है डॉक्टर, क्योंकि उसी के जो है वो केसेस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो सबसे ज्यादा मुद्दे सुनता है वो क्या सुनता है? हेबियस कॉर्पस ही सुनता है, या रीट सुनता है, या फिर वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए चीजें होती हैं। अधिकांश जो विश्लेषण होते हैं वो 19 और 21 और 14 के आसपास ही होते हैं, 16 के आसपास ही होते हैं। तो आर्टिकल 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन्हीं से जुड़ी हुई चीजें तो सबसे ज्यादा होती है ना। बाकी तो बहुत कम जाता है ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज्यादा केसेस इसी से जुड़े हुए होते हैं। बाकी तो रूटीन जमानत के केसेस होते हैं कि हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट में जमानत लेने आ गए, या कोई वीआईपी टाइप केस होता है कि हमको प्रोटेक्शन दो, लेकिन वो प्रोटेक्शन भी किसके अगेंस्ट है, यानी कि लॉ का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा ठीक से, इस वजह से प्रोटेक्शन मांगने गए, तो बात वही फंडामेंटल राइट्स पे आ जाएगी। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो 12 महीने काम करता है उसमें से 11 महीने वो फंडामेंटल राइट्स पे ही काम करता है। 12 में से 11 महीने सुप्रीम कोर्ट अपना 90% से ज्यादा टाइम किस पे लगाता है? फंडामेंटल राइट्स पे लगाता है। इसीलिए तो उसको पेट्रोनेज माना गया ना उसका, कि सुप्रीम कोर्ट का पेट्रोनेज है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। वो संविधान का रक्षक है। तो दूसरे कानून की जो एक्सरसाइज है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग डॉक्यूमेंट, और डायनेमिक भी है, इसलिए उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। और अमेंडमेंट वो नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो एक्सप्लेन कर देता है, रिव्यू के तहत एक्सप्लेन कर देता है। बाकी अमेंडमेंट कौन करती है? संसद करती है, क्योंकि संसद ने फंडामेंटल ये हमारा डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी संसद ने, इसलिए संसद ही उसमें अमेंडमेंट करेगी। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आया, और मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री कंप्लीट कराई उसमें से भी मैंने कुछ चीजें बताई। अब आज इन दिनों में हम जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर आते हैं, ज्योग्राफी। अब यहां ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे निकालने, क्योंकि ज्योग्राफी तो और ज्यादा वास्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर भी लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा हम कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, दुनिया भर के संविधानों के साथ तुलना देख लें, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम लोग यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे कंपेयर करके देख लें। ज्यादा से ज्यादा इतना वास्ट जाता है, बस उससे ज्यादा तो नहीं जाता। वो भी हो जाता है, वो तुलनात्मक सरकारें करके किताब आती है, 20 क्वेश्चन आता है, या तुलनात्मक सरकारें, कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स या कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन करके एक छोटी बुकलेट आती है, 70-80 पेज की किताब है, 100 पेज की किताब होगी, वो पढ़ लीजिए तो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तुलना हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज एमए में आती है, बीए में भी आती है, बीए के कोर्स में भी चलती है, एमए में भी चलती है। पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। लेकिन ज्योग्राफी तो बहुत वास्ट है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, यानी कि इंडिया की ज्योग्राफी भी है। तो आपको यूनिवर्स भी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तमाम वोल्केनो, अर्थक्वेक, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, और जो रॉक्स होती हैं, जो मिनरल्स होते हैं, सॉइल है और वाटर है, वाटर साइकिल है, तमाम जियो साइकिल्स जो हैं, जियोलॉजिकल, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जिनको कहते हैं वो हैं। उधर इकोलॉजी वाला पार्ट जो कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये सब के सब हैं, और ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और ये सारे आएंगे, कुछ भी आ सकता है इसमें से। और फिर इनमें रिसेंट तक जाना है, एकदम अत्याधुनिक तकनीक कौन सी आई हुई है,
कौन सा यान गया हुआ है, जब आप मंगल के यान की बात कर रहे हैं, शनि के यान की बात कर रहे हैं, नई नई खोजें, इसका ये उपग्रह खोज लिया गया है, ये सब भी। फिर आ जाइए इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे, तो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स हैं, इंडस्ट्री है, ये सब उसका पार्ट हो जाएंगे। फिर आ जाइए ह्यूमन ज्योग्राफी पे या सोशल ज्योग्राफी पे, तो ह्यूमन रेसेस दुनिया भर की, फिर लैंग्वेज, फिर ट्राइब्स, ये सब आएंगी। और फिर वही जो आपको जियोपॉलिटिक्स, तो जो भूगोल के हिसाब से राजनीति होती है, या राजनीति जो है वो कई बार भूगोल बदलती भी है, सीमाएं बदलती हैं देशों की। और हम लोग बोलते हैं कि हम प्रशांत वाले लोग हैं, हम एशिया वाले लोग हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज के हैं, तो तमाम जो यूनियन बनती हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस तैयार होते हैं, ट्रीटीज होती हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, कई तरह की पॉलिटिकल हो, ये सब पॉलिटिक्स जियोग्राफी के हिसाब से डिसाइड होती है। इसके अलावा भी डेमोग्राफी है या और बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ते हो। तो कितना वास्ट हो गया, अब कैसे क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे क्या करेंगे। तो ये मैं एक बच्चे को जानता हूं, मेरी क्लास में था, जिसका ज्योग्राफी का एक भी प्रश्न खराब नहीं होता था, एक भी प्रश्न गलत नहीं होता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे ज्योग्राफी के प्रश्न हमेशा ठीक होते हैं? और क्लास में भी जब भी कभी मैं उससे ज्योग्राफी के बारे में कुछ पूछता था तो वही हाथ खड़ा करता था कि मुझे ये पता है। और एग्जाम होती थी तो ज्योग्राफी के उसके सभी 100% ठीक होते थे, 100% होता था। इसका मतलब ज्योग्राफी में भी 100% हो सकता है, जबकि वो बहुत वास्ट है। हमको लगता है वो बहुत वास्ट है, लेकिन देखो पृथ्वी को खींचतान करके लंबा नहीं किया जा सकता। कानून पॉलिटी तो है लिमिटेड, हम जानते हैं, लेकिन उसमें तो नए नए कानून बनते रहेंगे। लेकिन पृथ्वी पे जितने द्वीप है, मान लीजिए आइलैंड है, अगर आप सारे आइलैंड पता कर लो और उनके नाम जान लो तो एकदम नए नए आइलैंड तो इमर्ज नहीं होंगे। होंगे 20-25 साल में एक आध समुद्र का लेवल चेंज होने से एक दो आइलैंड इधर उधर निकल आते हैं, एक दो गायब भी हो जाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो है तो लिमिटेड कंट्रीज हैं, उनके नाम अगर आप पक्का पता कर लो तो वो तो लिमिटेड है। अच्छा, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो और इतना घबराते हो तो किसी दिन मेडिकल की शॉप में जाकर के देखो, बड़ी जो मेडिकल शॉप हो, मुझे लगता है 10,000 तरह की मेडिसिन वहां रखी होगी। बहुत बड़ी मेडिकल शॉप में जाओगे तो 10,000 तरह की मेडिसिन रखी होगी। और वो जो 10वीं 12वीं पास लड़का होता है ना उनके यहाँ, वो डॉक्टर का पर्चा देख के, जो हमको समझ में नहीं आता क्या लिखा है, वो एकदम से देखता है और तुरंत जाता है और वो वाला अल्फाबेटिकली वो जमा होते हैं, तुरंत डब्बा निकालता है और वो वाला टेबलेट आपको निकाल के दे देता है। अच्छा, आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, मुंबई से आए या दिल्ली से आए, और उन गेस्ट को कोई मेडिसिन की जरूरत हो गई और रूटीन मेडिसिन नहीं है, तो भी वो निकाल के दे देता है, या फिर बोलता है इसका अल्टरनेट दे दूं, या फिर ये वाली मंगवा दूं दूसरी शॉप से, या यूं सब, मतलब उसको सब समझ में आता है। मुझे लगता है वो प्रेरणा स्रोत है आपके लिए। जितनी मेडिसिन उस हॉस्पिटल, उस शॉप में है, उतने तो कंट्रीज हैं ही नहीं, और वो उनके कंटेंट जानता है। बहुत सारे मेडिकल वाले इंग्रेडिएंट भी जानते हैं, वो सब जानते हैं। अच्छा, वो ये भी जानते हैं मेडिसिन, डॉक्टर वाला काम भी वो जानते हैं कि ये मेडिसिन किस में काम आती है। छोटा बच्चा है तो कितनी देनी है, कैसे देनी है, और बड़ा व्यक्ति है तो कैसे देनी है, एडल्ट को कैसे देनी है, सब पता है उसको। इतनी सारी इंफॉर्मेशन यदि वो एक एक मेडिसिन के बारे में जानता है तो कंट्रीज तो हमारे पास लिमिटेड है, 200 के आसपास है। फिर हम सारे कंट्रीज क्यों नहीं जान सकते? तो इसका मतलब क्या, हम मेडिकल की दुकान से भी गए बीते हैं तो फिर कंट्री कैसे चलाएंगे, प्रशासन कैसे करेंगे, जिला कैसे चलाएंगे? तो हमारे लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है। एक बार आपने सारे देशों के नाम जान लिए, सारे देशों की राजधानी जान ली, लोकेशन जान लिया उनका कि लोकेशन कहाँ है,
ये कर्क रेखा के किधर जाता है, ये मकर रेखा के किधर जाता है, ये ट्रॉपिकल में आता है, ये टेम्परेट में आता है, ये कहाँ है, ये सब आपने निकाल लिया तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिर आपको उस रेंज के जो लोग हैं उनकी शक्लें कैसी होती है, उनकी ह्यूमन रेस कौन सी वाली है, वो कॉकेशाइड है, निग्रोइड है, मंगोलाइड है, वो आपको अपने आप उसमें पता चल जाएगा। फिर वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है या वो उधर बर्मीज वाली है या वो साइनो टाइबेटन वाली है, तो वो समझ में आ जाएगी। चीन साइड में होगा तो साइनो टाइबेटन फैमिली का, तो लैंग्वेज फैमिली समझ में आ जाएगी, रेस समझ में आ जाएगी। फिर वहां की इकोनॉमी देखना है आपको कि वहां मिनरल्स कौन कौन से उस रीजन में, तो आसपास के सारे कंट्रीज में लगभग वो मिनरल्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो तो बेल्ट होता है, वो तो प्लेट होती है, वो तो अर्थ का स्ट्रक्चर है हमारा। फिर वेजिटेशन भी वैसा ही मिलेगा, उसी टाइप की वनस्पति वहां मिलेगी। फिर इंडस्ट्री चूंकि उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है, या तो मिनरल बेस्ड होती है, या फिर क्रॉप बेस्ड होती है, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड होती है, तो वैसी इंडस्ट्री आपको वहां मिलेगी। फिर वही चीज एक्सपोर्ट करता हुआ भी वो दिखेगा आपको। तो फिर उस देश की जो फॉरेन पॉलिसी है या उस देश की जो नीतियां हैं वो भी अपनी इकोनॉमी के आधार पर बनेंगी, या पॉलिटिक्स के आधार पर बनेंगी, या फिर जनता की डेमोग्राफी के हिसाब से बनेंगी। तो पॉलिसी समझ में आ जाएगी तो आपको फॉरेन पॉलिसी समझ में आ जाएगी, उसके कमिटमेंट समझ में आ जाएंगे, एनवायरमेंट के प्रति भी और अपनी जनता के प्रति भी और नेबरिंग कंट्रीज के प्रति भी। तो कितना आसान हो जाएगा कि हम जियोपॉलिटिक्स समझ गए हैं, हम हमारे इंडिया के फॉरेन रिलेशन समझ गए हैं, और हम वहां की जो कंपल्शन है या डोमेस्टिक डिमांड है उसको समझ गए हैं। ये सब चीज नहीं समझे हैं और ऐसे पॉलिटिशियन हमारे पास नहीं है, इसीलिए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और वो सब गड़बड़ाती हुई दिख रही है। वो अंदाज से चला रहे थे ना वो सब कुछ, फ्लाई करके यहां उड़े वहां उड़े, मन मर्जी से यहां गए वहां गए, कभी पूछ नहीं रहे सेक्रेटरी से, फॉरेन सेक्रेटरी से। तभी तो सेकंड टर्म में आप देखा होगा आपने एस जयशंकर को बनाया, उसको जो खुद फॉरेन सेक्रेटरी था उसी को फॉरेन मिनिस्टर उसको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया। तो मर्जी से कुछ तो भी करते रहे तो फेल्योर आ तो रहा। अभी हम बोलते हैं चाइना ने, आज ही सुन रहा था मैं कि चाइना ने अरुणाचल के पास में भी बस्तियां बसानी शुरू कर दी, पास में गांव बनाने शुरू कर दिए। तो वो तो सेटलमेंट कर रहा था, वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा था, वो तो रोड बना रहा था, वो तो कब्जे की तैयारी कर रहा, बल्कि वो पूरा 1400 माइल्स का जो पूरा जो है साइनो इंडियन जो बॉर्डर है उसने पूरे पे हलचल पैदा कर दिया। उसने कहा मेरे पास पैसा बहुत है, उसने पूरी जो बॉर्डर है, जो पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी केवल वो वाला हिस्सा नहीं, लद्दाख वाला नहीं, अरुणाचल तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पूरी बॉर्डर पर उसने ट्रुप भेजना शुरू कर दिया और हलचल बढ़ा दी। आपके पास पैसा हो, आप भी सेना में भर्ती करो, लोगों को गोला बारूद लेकर के पूरा 1500 किलोमीटर पे पहुंचाओ। तुम भी पहुंचाओ, मैंने तो पहुंचा दिया, आ जाओ पंगा करना है। एक तरफ से वो नेगोशिएट कर रहा है, इतने राउंड की बातचीत हो गई है, फलाना हो गया है, वो हो गया है। यही तो प्रॉब्लम है ना, ये जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूं, यही तो नहीं की हुई है, ये पॉलिटिशियन को भी करनी चाहिए। और या फिर पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए जो ब्यूरोक्रेट से पूछ के करे, लेकिन ब्यूरोक्रेट को तो टच ही नहीं होने दिया जा रहा था वहां, उससे तो पूछा ही नहीं जा रहा था। यहां तक कि अपने मंत्रियों से भी नहीं पूछ रहे थे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से भी नहीं पूछ रहे थे कि वो कहां जा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। उसका नतीजा देख लो, ये टोटल फेल्योर, भयंकर फेल्योर है। और उसकी सारी आफत में कौन आ गया है? सब लोग आ गए, जितने लोग जश्न मना रहे थे तो बस अब हो गया। वो देखो ये समस्या आ गई, ये आफत है। देखिए क्या है, आप चुपचाप बैठे हैं, आपके पास आपका घर है, आप घर में रहते हैं, रोज सुबह 10 बजे नौकरी करने जाते हैं, 5 बजे आते हैं, आपका बच्चा ट्यूशन जाता है आता है, आपकी पत्नी सब्जी लेने जाती है आ जाती है, ना पड़ोसी से कोई झगड़ा, ना इधर कोई झगड़ा, ना इधर कोई झगड़ा। अचानक से आपके व्यवहार के कारण, आपके बिहेवियर के कारण आपके घर के बाहर 4-5 लोग बैठ करके शराब पीने लग जाते हैं।
आप में से कोई दिखता है घर का कोई सदस्य तो माँ बहन की गाली देते हैं, ये तो पंगा हो गया। 4-5 लोग ऐसे हैं जो पहले ही जेल जा चुके हैं। पुलिस वालों को बोले नंगा आदमी, इसको 3-4 बार बंद किया था, कुछ होता नहीं, बार बार छूट के आ जाता है और लोगों को परेशान करता है। पुलिस में फोन करते हो, पुलिस बोलती है तो नंगा है। किसी सभ्य आदमी को बता दो, बोले हम तो ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं रखते, हमारे घर के सामने तो आया था, हमने तो बात ही नहीं की। ऐसी 50 ऐसी फालतू की समस्याएं। आप तो नॉन प्रोडक्टिव हो गए, आप ढंग से ऑफिस में मन नहीं लगता आपका, आप जा नहीं पाते, घर की चिंता रहती है, लड़की का ट्यूशन बंद हो गया है, वाइफ सब्जी लेने जाने से डरने लग गई, या तो फिर आप घर बेचो तो घर जो आपका 1 करोड़ का है वो 50 लाख में जाएगा, क्योंकि आप मजबूरी में बेचोगे। 80 लाख में जाएगा, 20 लाख का घाटा हो जाएगा। और घर तो बेच करके दूसरी जगह ले लोगे, देश बेच के कहां जाओगे? भारत तो यहीं रहेगा, ऐसे थोड़ी दूसरा देश ले लेंगे इसको बेच के। ये अब आप उसको बुला करके घर में बुला करके झूला झूल रहे थे और जो पॉलिसी बना रहे थे उसमें पूछा ही नहीं किसी से कि ये ठीक रहेगी, नंगे आदमी को बुला, उसको सब पता चल गया कि लल्लू आदमी है, उसको समझ में आ गई ना। वो सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि घर वालों ने किसी न किसी ने उन लोगों से संपर्क कर लिया कि इस घर में लल्लू लोग रहते हैं, उनको मालूम है कि पिटाई लगाएंगे तो नहीं करते वो ऐसा। ये प्रॉब्लम। तो आपकी जो पॉलिसी है वो कैसी बननी चाहिए, वो नॉलेज के साथ बननी चाहिए। आपको हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। खुद नेहरू को गाली देते हैं कि नेहरू की क्या हिस्ट्री थी, नेहरू को तो एक्सपीरियंस नहीं था ना उस समय में कि लोग ऐसे हैं। उस समय तो माओ जेडोंग थे और वो एक क्रांतिकारी थे और उस तरह का था। वो पीठ में छुरा भोंका तो समझ में आया कि मामला गड़बड़। अब आपके सामने तो एक प्रेसिडेंस था, आपके सामने तो पहले से एक एग्जाम्पल था, और विपक्ष तो चिल्ला रहा था कि क्या कर रहे हो, एक्सपर्ट चिल्ला रहे थे कि क्या कर रहे हो, उधर ग्वादर बन रहा था, पूरा सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। फिर आप किस होप से जा रहे थे, किस उम्मीद से जा रहे थे? अब आज सब भुगतना पड़ रहा है। हमारी तो पुरानी क्लास देख लो, उसमें सब बताया हुआ है। जो गलवान की बात नहीं कर रहे हम, तो उस समय डोकलाम की बात भी कर रहे थे। डोकलाम स्टैंड ऑफ पे भी तो दिया था नाम, पूरे 2 क्लास हैं। आप देखो उस समय में क्या बोला गया था, यही बातें बोली गई थी। यही समझ की कमी होती है, उसी से समस्याएं खड़ी होती है, चाहे वो पॉलिटिशियंस के सामने हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के सामने हो, चाहे वो साइंटिस्ट के सामने हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैं कब से CSIR के बजट और उसकी रिसर्च की बात कर रहा हूं, वो नहीं किया तो अभी आप वैक्सीन के टाइम पे समझ में आ गया, पोल पट्टी सामने आ गई। आज आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और वो सब स्ट्रांग होते तो ये सब सीरम इंस्टीट्यूट या ये और वो, और आज प्राइवेट के ऊपर आप चक्कर लगा रहे हो, प्रधानमंत्री चक्कर लगा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो पहले R&D का गला क्यों घोटा? हमने तो बोला ही था कि वैक्सीन बनाने में 10-10 साल लगते हैं, रिसर्च करने में ये लगता है, पहले से R&D करना पड़ता है, अचानक से जब आग लगेगी तब कुआं खोदोगे क्या? कब से बोल रहे हैं। अधिकांश लेक्चर आप उठा के देखो, पुराने YouTube पे पड़े हुए हैं, उसमें सब में बताया हुआ है। पेंडेमिक से पहले बताया था। पर ये कमी होती है, जब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये कमी होती है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका स्तर अभी कम पढ़े लिखे लोगों जैसा है। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी वाइड रेंज, तो सैंपल का रेंज बढ़ाना पड़ेगा आपको। सैंपल, चूंकि मैंने शुरू किया था तो रैंडम से शुरू किया था, तो आना जब रैंडम है तो फिर आपको सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक किताब से पढ़ते हो तो 3 किताब से पढ़ोगे। कुछ लोगों के क्या ट्रिक चलने लगे थे ना बीच में, तो लोगों ने सोशल मीडिया पे और उस पर मैं देख रहा हूं कि किताबें पढ़ने से मना करने लगे थे। बोले तुमको ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी टीचर से जाके दिल्ली में पूछोगे तो बोले नहीं ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो बोले ये भी नहीं जरूरत है, वो भी नहीं। अच्छा, कई टीचर, कई क्लास वाले ऐसे हैं कि बहुत ही ज्यादा मटेरियल दे देते हैं, इतना कि आप पढ़ ही नहीं सकते। या तो वो इतना दे देंगे कि बहुत ज्यादा दे देंगे, और या फिर वो बोलेंगे नहीं ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नहीं है, केवल ये पढ़ लो, बस बात खत्म।
ऐसा नहीं, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, यानी किसी एक सब्जेक्ट की 12 किताबें लिखे हुए तो 12 भी नहीं पढ़नी है, और किसी ने बताया बस ये एक पढ़ लो इससे हो जाएगा, वो भी नहीं, 3-4 उठानी पड़ेगी। एक न्यूज़पेपर पकड़ लो बस हो जाएगा, ऐसा नहीं, 3-4 न्यूज़पेपर उठाने पड़ेंगे। हर चीज में सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी आप, और बहुत ज्यादा सैंपल साइज रखने की भी जरूरत नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। यही चीज जिंदगी में भी करना पड़ती है, जिंदगी में भी ऐसे ही रैंडम सिलेक्शन होते हैं, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए आप अपराध करते समय भी सतर्क रहना पड़ेगा। अपराध करोगे तो अपराध करना ही नहीं है, तो पता नहीं कब अपराध, किसी ने एक अपराध किया होता और वही पकड़ में आ जाता है, और किसी ने 100 कर लिए और एक भी पकड़ में नहीं आया, इसलिए करना ही नहीं। आप कहोगे उसने 100 कर लिए वो पकड़ में ही नहीं आता, मस्ती से रह रहा है, नहीं आता हो तब तक ठीक है। बिना टिकट जा रहे ना, कोई पहली बार बिना टिकट जाता है और पकड़ा जाता है, और एक आदमी रोज बिना टिकट यात्रा करता है, ठीक है। तो बिना टिकट जाना ही नहीं ना, इसलिए तैयारी करके जाना है। और एग्जाम में छूट है, थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कैसे निकालोगे कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा, और कठिन नहीं है। सारे देशों को पढ़ो, सारी चीजों को पढ़ो। पृथ्वी छोटी है, हमारा अपना ग्रह है, अपना समझ के पढ़ो इसको। देश अपना है, देश को भी अपना मानो, सारे राज्य पढ़ो। नफरत नहीं करना लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, नहीं नहीं वो अच्छा है, अच्छा है, उसको देखो, जानो, समझो। कोरल रीफ्स को जानो, ठीक है। तो अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा हम वाइड रेंज करेंगे। लेकिन फिर वो 1 आध साल में करने लायक भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतनी वाइड रेंज ले लें कि 1 साल तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जिसका ऑप्शनल है वो पढ़े तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन हमको पूरा साल भर ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, 1-1.5 महीने में 2 महीने में खत्म भी करना है। तो आपको थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। तो इस सप्ताह आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा एशिया। एशिया के सारे देश करने हैं। एशिया से जो आने वाले जितने भी देश हैं उन सबकी ज्योग्राफी, यानी कि उनका ज्योग्राफिकल स्टेटस कहाँ है, भौगोलिक अवस्थिति, फिर वहां की पॉपुलेशन, वहां की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, एथनिसिटी, वहां की प्रजातिता, नृजातिता, किस एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं वहां पे, लैंग्वेज, हालांकि उसको एथनिसिटी में ही ले लेते हैं कुछ लोग, वहां मिनरल्स, उस कंट्री में आने वाले मिनरल्स, टूरिस्ट प्लेसेस, इंडस्ट्री, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, फोना, फ्लोरा फोना दोनों लिख लेना। फ्लोरा एंड फोना यानी वहां जो वनस्पति है और वहां जो एनिमल्स हैं, ठीक है। और एक पैराग्राफ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर लिखना शुरू में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और वहां की पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो शासन कर रही है, और वो कब बने थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्र प्रमुख, और रिलेशन विद इंडिया, भारत के साथ संबंध। तो एशिया इस सप्ताह का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट वीक मंडे को मैं फिर आपको नया टारगेट दूंगा। तो 4 सप्ताह में हम लोग लगभग सारे कॉन्टिनेंट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप एक विश्व परिक्रमा लगाओगे, फिर भारत की परिक्रमा करेंगे, भारत के भूगोल में 4 सप्ताह बाद। ऐसा करके 1.5 महीने में हम लोग
इस पे कमांड करेंगे। साथ साथ जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी भी इसी में हो जाएगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, तो वो इकोनॉमी हो जाती है, तो इकोनॉमी का पार्ट होता है। और थोड़ा पॉलिटी का पार्ट हो जाएगा जब हम सोशल ज्योग्राफी की और उसकी बात करेंगे। ठीक, चलिए।